हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम विजन का मैगजीन कर रहे थे। इसमें आज हम करेंगे सोशल इश्यूज के बारे में। और इसके साथ ही हम यूपीएससी का टेस्ट करा रहे हैं। तो डेली शाम को टेस्ट अपलोड होता है। और बहुत सारे टेस्ट, लगभग 25 टेस्ट हो चुके हैं और उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर मिलेगा आपको टेस्ट की पीडीएफ और मैगजीन वगैरह, जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे सभी की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सोशल इश्यूज का टॉपिक आज हम करेंगे। तो इसमें है किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो इस स्वास्थ्य हाल में जो है चर्चा में है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन शीर्षक पे से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक तिहाई समस्याएं 14 वर्ष की आयु से पहले तथा आधी समस्याएं 18 वर्ष की आयु से पहले लोगों में दिखने लगती हैं। एक अनुमान के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु के 15% किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गई हैं और इनमें सबसे आम एंजाइटी, अवसाद और व्यवहार संबंधी विकार है। 15 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण आत्महत्या है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार यह एक ऐसा अरोग्यता की स्थिति को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, उत्पादकता पूर्ण व प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रभाव तो अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण जीवन भर के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इससे व्यक्ति की शैक्षणिक प्रदर्शन, रिश्ते नातों और भविष्य के रोजगार का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ये स्थितियां कभी-कभी मादक पदार्थों के सेवन या आत्महत्या की ओर भी ले जा सकती हैं। किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य से स्थितियों के निर्धारक क्या है? तत्कालीन कारण, बार-बार प्रभाव डालने वाले कारक हैं। किशोरों के बीच ये वित्तीय हानि, अचानक से आने वाले दुख, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, जीवन में आने वाली प्रतिकूलता और जैसे एग्जाम वगैरह को लेके टेंशन वगैरह और के कारण उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट और कोटा के कोचिंग संस्थान में आत्महत्या की घटनाएं ज्यादा ही देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया का भी प्रभाव है, क्योंकि 2018 में ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग नींद में कमी, बाधा, देरी संबंधित है और नींद में आने वाली कमी, अवसाद, स्मृति हानि और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। साइबर बुलिंग क्या है? ऑनलाइन उत्पीड़न भी अवसाद संबंधी लक्षणों, आत्महत्या के विचार और आत्महत्या के प्रयासों से जुड़ा है। सामाजिक अलगाव, अकेलापन है। किशोरावस्था के दौरान परिवार के साथ अस्वस्थ संबंध, हार्मोनल परिवर्तन और मादक पदार्थों का सेवन और लैंगिक पहचान से जुड़े मुद्दे भी मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। पूर्व निर्धारित जैविक कारक में आनुवंशिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन, आत्महत्या का पारिवारिक इतिहास भी मस्तिष्क के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करके आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। और लैंगिक अंतराल, विशेष रूप से कम सामाजिक प्रदर्शन वाली लड़कियों और युवाओं को समानता मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं अधिक सामना करना पड़ता है। दिव्यांगता और कुछ गंभीर बीमारियों के साथ साथ आवेगशीलता जैसे कुछ व्यक्तित्व संबंधी लक्षण भी अलगाव, तनाव और अवसाद की भावनाओं को बढ़ाकर आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में बाधाएं, हेय दृष्टि और भेदभाव, सामाजिक हेय दृष्टि के भय से मानसिक रोग से पीड़ित युवा का परिवार इलाज के लिए सामने आने से हतोत्साहित होता है। समावेशी सेवाओं का अभाव है और सभी देखभाल सेवाओं के बीच समन्वय की कमी है, पेशेवर चिकित्सा की कमी है और सभी क्षेत्रों में उपयुक्त अवसंरचना और संसाधन की कमी है और काफी महंगा भी पड़ जाता है, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है काफी महंगा है। किशोरों के मानसिक कल्याण के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए पहलों में भारत स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है। राज्य में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग टेलीमानस है, ये भी है। और मनोदर्पण है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के दौरान इस पहल को शुरू किया था। इसे छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य शुरू किया गया। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कार्यशालाओं और ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से छात्रों के बीच मानसिक समस्याओं का समर्थन करने के लिए साथ ही कार्यक्रम शुरू किया है। किशोरों के बीच मानसिक कल्याण के लिए वैश्विक पहले हेल्पिंग एंड एडोलसेंट्स थ्राइव और मानसिक स्वास्थ्य अंतर कार्रवाई कार्यक्रम है। युवा मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक गठबंधन वगैरह सब कुछ है। आगे की राह में कर सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक और स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे नाइजीरिया में प्रशिक्षित सामुदायिक मनोरोग नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता द्वारा समर्थित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में बाह्य रोगी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। और समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य
सेवाएं डिजाइन कर सकते हैं। सेवाओं का नेटवर्क, जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिए और समुदाय विशिष्ट केंद्रों द्वारा अनुपूरित होना चाहिए। साथ ही यह स्वास्थ्य क्षेत्र के बाहर की सेवाओं जैसे स्कूलों, युवा केंद्रों द्वारा समर्थित होना चाहिए। प्रारंभिक हस्तक्षेप में किशोरावस्था और प्रारंभिक युवा अवस्था में उभरने वाले विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए शीघ्र पहचान तथा साक्ष्य आधारित देखभाल आवश्यक है। उदाहरण के लिए मनोविकृत, भोजन विकार आदि। चेन्नई स्थित सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रदान करता है। डिजिटल हस्तक्षेप में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने या समर्थन करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए WHO की चैटबॉट आधारित किशोरों और युवाओं में तनाव कम करने के लिए सतत तकनीकी पहल। चाइल्ड मैरिज इन इंडिया करना चाहिए, मतलब जो जो करना नहीं, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया जो है भारत में बाल विवाह के बारे में रिपोर्ट है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर एक याचिका में बाल विवाह रोक के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। NFHS 5 20 से 24 वर्ष की आयु की 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष के पहले हुई है और 25 से 29 वर्ष की आयु के 17.7% पुरुषों की शादी 21 वर्ष के पहले हुई है। तो 2006 में बाल विवाह प्रचलन जो है 47% था, जो 2019 से 21 में लगभग आधा होकर 23.3% हो गया। आंध्र प्रदेश में असम, बिहार और झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2017 में 395 से बढ़कर 2021 में 1050 हो गई। भारत में बाल विवाह के प्रचलन के लिए जिम्मेदार कारक हैं गरीबी, संसाधन की कमी, गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक पारंपरिक समस्या, मान्यताएं, पिछतात्मक और लैंगिक असमानता, लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व देना, सुरक्षा और संरक्षा का भय और कानूनी प्रवर्तन अंतराल। बाल विवाह के दुष्प्रभाव हैं शारीरिक, जैसे कि कम उम्र विवाह से बलात्, यौन संबंध और घरेलू हिंसा की आशंका बढ़ जाती है। और विकासात्मक बाल विवाह की वजह से शिक्षा और जीवन कौशल प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसकी वजह से आगे जाकर उन्हें दुर्व्यवहार शिकार होना पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मानवाधिकार उल्लंघन, बाल विवाह स्वतंत्र एवं आनंदमय बचपन, शिक्षा, विकास और अधिकार का उल्लंघन करता है। समय से पहले और बार बार गर्भधारण से लड़कियों के प्रजनन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए NFHS 5 सर्वेक्षण के समय 15 से 19 वर्ष की आयु की 6.8% लड़कियां या तो मां बन चुकी थी या गर्भवती थी। मनोवैज्ञानिक, किशोरियों के लिए पत्नी और मां के रूप में परिवार का बोझ उठाने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक प्रभाव, बाल विवाह की समाप्ति को सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना शामिल किया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम में है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का प्रवर्तन। यह 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है और इस अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकार को बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत करती है। किशोर न्याय है, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं जिनकी विवाह की उम्र से पहले ही विवाह करा दिए जाने खतरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी है और आपातकालीन आउटरीच सेवाएं हैं। भारत सरकार ने कोड, इसको याद कर लीजिए, 1098 के तहत अर्थात चाइल्ड लाइन की शुरुआत की है। बाल विवाह रोकथाम सहित संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24/7 टेलीकॉम आपातकालीन आउटरीच सेवा है। यूनिसेफ और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ राज्य सरकार की साझेदारी भी है, जैसे कि यूनिसेफ द्वारा बिहार में बाल विवाह पर स्थानीय धार्मिक गुरुओं तथा कथावाचकों का क्षमता निर्माण किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर दूत के रूप में कार्य करने के लिए युवा वाचकों का एक समूह तैयार किया जा रहा है। आगे की राय में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बाल विवाह रोकने के लिए विविध घटकों में करते हुए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कानून प्रवर्तन, जिला स्तर पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा CMPOs की नियुक्ति और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये सब चीजें हैं। न्यायिक उपाय भी हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देना चाहिए। बाल विवाह के मामले के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का विचार करना चाहिए। लापरवाही करने वाले सेवकों के खिलाफ अनिवार्य कार्रवाई करनी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की तर्ज पर बाल विवाह मुक्त गांव पहल को अपनाना चाहिए। साथ ही गांव और ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने चाहिए।
जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण स्कूल पाठ्यक्रम में व्यापक एवं शिक्षा और अधिकारों को शामिल करना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नालसा द्वारा बाल विवाह के लिए एकीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना की जानी चाहिए। बाल विवाह के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल विवाह के खिलाफ जानकारी प्रसारित करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जर्मनी के वेल्थनगर हिल्स गैर सरकारी संगठन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो सूचकांक के अनुसार बहरे देशों में भुखमरी स्तर का चिंताजनक स्थिति है। इस प्रकार 2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य हासिल करना असंभव लग रहा है। वर्तमान प्रगति की गति से जो है विश्व 2160 तक भी निम्न, मतलब 2160 तक भी निम्न भुखमरी स्तर पर प्राप्त नहीं कर पाएगा, मतलब 2160 तक। और विश्व का जीएचआई स्कोर 18.3 है, जिसे भुखमरी की गंभीरता के पैमाने पर मध्यम स्तर का माना जाता है। रिपोर्ट में लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, भुखमरी के बीच संबंध को दर्शाया गया है। जेंडर, जलवायु और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से इस तरह से जुड़ा हुआ है। संबंधित नीतियों एवं हस्तक्षेपों में इसे अक्सर अनदेखा कर दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों आमतौर पर खाद्य सुरक्षा, कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। वे मौसम की चरम स्थितियों और जलवायु आपात स्थितियों के प्रभाव से भी असमान रूप से पीड़ित होती हैं। रिपोर्ट के भारत में संबंधित निष्कर्ष है 127 देशों में 150 स्थान पर भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देश जो हैं गंभीर श्रेणी में। गौरतलब है कि भारत 2023 में 111वें स्थान पर था। जीएचआई स्कोर है 27.3 और भारत का जीएचआई स्कोर 2000 से कम हो गया है, लेकिन बाल दुबलापन तथा ठेगनापन का स्तर अभी भी बहुत अधिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर के बारे में। तो यहाँ पर और डेटा बैंक के अनुसार जीएचआई भारत की 13.7% आबादी कुपोषित है। 5 वर्ष से कम आयु के 35.5, मतलब 35.5% बच्चे ठिगनेपन का पीड़ित हैं। 18.7% बच्चे दुबलेपन से ग्रसित हैं। 2.9% बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं, ठीक है, इससे जुड़ी समस्याएं क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। जीएचआई मापने की जो पद्धति है, सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 में से 3 संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित है। इस तरह ये संकेतक किसी देश की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन 5 वर्ष से कम आयु के बाल मृत्यु दर जैसे मानक भुखमरी के अलावा अन्य कई कारकों के जटिल मिश्रण पर भी निर्भर करते हैं। इन कारकों में पेयजल, स्वच्छता, अनुवांशिक पर्यावरण और संतुलन भोजन आदि शामिल है। दोषपूर्ण संकेत है। कई अध्ययनों में अल्पपोषण के संकेतक के रूप में बाल ठिगनेपन को अपनाए जाने की चुनौती दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपोषित आबादी में भी बाल ठिगनेपन की प्रवृत्ति देखी जाती है। पुराने डेटा का उपयोग, जीएचआई की गणना करने में पुराने डेटा का उपयोग किया जाता है और इसलिए इनकी पुष्टि करना तर्कसंगत नहीं लगता। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन और दुबलेपन का डेटा हर साल नहीं बल्कि प्रत्येक 8 से 10 वर्ष में उपलब्ध होता है। सैंपल नमूने का छोटा आकार कुपोषित आबादी के अनुपात का संकेतक नमूने के बहुत छोटे आकार पर किए गए जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। एक आयामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस रिपोर्ट ने अल्पपोषित आबादी के अनुपात के अनुमान के आधार पर भारत की रैंकिंग को 16.3% पर ला दिया है। भुखमरी संकट के लिए उत्तरदायी कारक हैं युद्ध या संघर्ष। गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे 309 मिलियन लोगों में से लगभग 70% लोग गरीब या संघर्षग्रस्त देश में रहते हैं। मध्य पूर्व, पूर्वी मध्य और पश्चिम अफ्रीका, कैरेबियन क्षेत्र और दक्षिण एशिया तथा पूर्व यूरोप में हिंसा एवं अस्थिरता विशेष रूप से चिंताजनक है। संघर्ष की स्थिति में खाद्य उत्पादन में गिरावट आती है तथा लोग अपने घरों और आय के स्रोतों से दूर हो जाते हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि अक्सर यह स्थिति सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करती है। जलवायु संकट है, कमजोर अर्थव्यवस्था है, विस्थापन, ये सब चीजें हैं। भारत में कुपोषण के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारण है शहरीकरण, कुपोषित माताएं, निम्न शैक्षणिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्थिति, कमजोर वर्ग, ये सब चीजें हैं। भारत में भुखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान है, ईट राइट मूवमेंट है, समेकित बाल विकास योजनाएं हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है
और एसडीजी 2 जीरो हंगर है और विश्व खाद्य कार्यक्रम है और जीरो हंगर चैलेंज है। पोषण पर रोम घोषणा है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है। इसका उद्देश्य लोगों की पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तथा नियमित पहुंच सुनिश्चित करना है। और निष्कर्ष में इस डॉक्यूमेंट में की गई नीतिगत सिफारिशों में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेही को मजबूत करना होगा। पर्याप्त भोजन के अधिकार को कानून लागू करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही खाद्य प्रणाली और जलवायु नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए जेंडर के प्रति परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए लैंगिक, जलवायु और खाद्य न्याय को एकीकृत एवं बढ़ावा देने हेतु निवेश भी करना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान। क्या सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान जारी किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान के बारे में जाने तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2013-14 में हर साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किया जा रहा है। और गौरतलब है कि भारत ने NHA का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में प्रस्तुत किया था। NHA भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर वित्तीय प्रवाह का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें बताया गया है कि विभिन्न स्रोत से धन एकत्र किया जाता है, उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कैसे खर्च किया जाता है और स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। NHA अनुमान भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशा निर्देश 2016 की फ्रेमवर्क के भीतर तैयार किए गए हैं। ये अनुमान स्वास्थ्य रेखा प्रणाली 2011 का उपयोग करके तैयार किए गए हैं। NHA अनुमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने भारत के NHA संचालन समिति और NHA विशेषज्ञ समूह के निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग से तैयार किया है। स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 बने ये स्वास्थ्य रेखा तैयार करने के लिए वैश्विक मानक फ्रेमवर्क या प्रणाली अलग अलग देशों के स्वास्थ्य व्यय अनुमानों की तुलना करने में सहायता प्रदान करती है। यह प्रणाली स्वास्थ्य व्यय को 3 आयामों जैसे उपभोग, प्रावधान, पोषण के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करती है। और यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोस्टेट के बीच संयुक्त सहयोग का परिणाम है। ऐसे अनुमानों के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालें तो स्वास्थ्य संकेतक है 2017-18 के बाद 2021-22 में प्रवृत्त है, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मिशन डिजिटल स्वास्थ्य के सक्षम की दिशा में 3 वर्षों की उपलब्धि का प्रतीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जाने तो ABDM का उद्देश्य देश भर के अस्पतालों को डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करना है। ABDM एक डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में डिजिटल परामर्श, रोगियों की सहमति जैसा कई अन्य सुविधाओं को भी सक्षम बनाएगा। मुख्य बिंदु है समावेशिता, निःशुल्क पंजीकरण, इच्छानुसार ABDM इकोसिस्टम से बाहर निकलने का अधिकार, किसी के मेडिकल रिकॉर्ड का विवरण किसी अन्य जगह न होने पर के साथ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए संघीय ढांचा, स्वैच्छिक भागीदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ABDM संचालक घटक है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट या व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्डों को संग्रहित और प्रबंधित करने हेतु नागरिकों के लिए विशिष्ट 14 अंक की संख्या है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री या सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों से हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एकीकृत संग्रह है। और ये हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ये देश की स्वास्थ्य सुविधा का संग्रह है। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का विनिमय सूची सहमति के आधार पर हो। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यह स्वास्थ्य सेवाओं की खोज और वितरण को सुगम बनाता है। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज या बीमा भुगतान प्रणाली को मानकीकृत करता है। बाकी डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में आप जानते हैं, WHO के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास का क्षेत्र है। इसमें निम्न के शामिल है जैसे डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य पहलुओं की निगरानी के लिए धारण करने योग्य उपकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के प्रबंधन, भंडारण, आदान प्रदान के लिए स्वास्थ्य सूचना प्रणाली है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां डेटा की अधिक मात्रा में पैटर्न को तेजी से पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटल जीनोमिक्स आदि है। डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का महत्व है सुगमता से मेडिकल रिकॉर्ड साझा करना। IT सक्षम उपकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिक अपने डॉक्टरों के साथ प्रिस्क्रिप्शन, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और एक्सरे डायग्नोस्टिक्स साझा कर सकते हैं। और विशिष्ट जो है व्यक्तिगत चिकित्सा खाता, इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID और डिजिटल रजिस्ट्री बनती है ताकि वह स्वास्थ्य विशेषताओं के बीच निर्बाध चर्चा की सुविधा मिल सके।
दीर्घकालिक बीमारियों का प्रबंधन है। यह उन पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में सहायक होता है जो पिछले 15 वर्षों में एक गंभीर लोक स्वास्थ्य चुनौतियां बन गई हैं। गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए बेहतर उपचार और समग्र मेडिकल हिस्ट्री संग्रह सब चीजें हैं। डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, निजता सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, समांतर पहुंच संबंधी मुद्दे हैं, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में विश्वास कमी है, डिजिटल काल में मानकीकरण का अभाव है, अलग अलग स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के संबंधी चुनौतियां भी हैं। इसमें आगे की राह में कर सकते हैं हम सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना, तकनीकी दक्षता को मजबूत करना, लक्षित समाधानों को बढ़ावा देना, नैतिक पर्यवेक्षण का निर्माण करना। न्यूज इन शॉर्ट में है, यूएन वीमेन ने वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वीमेन्स इन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट की थीम हार्नेसिंग सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी, रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। यह समग्र लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के निर्माण में प्रगति, कमियों और चुनौतियों का आकलन करती है। लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण सक्रिय रूप से निम्नलिखित जेंडर विशिष्ट जोखिमों, सुविधाओं और बाधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। संसाधन तक महिलाओं की कम पहुंच है, महिलाओं तक अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों की अधिक जिम्मेदारी है, लैंगिक हिंसा और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का अभाव आती है। जीआरएसपी दृष्टिकोण की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि लैंगिक आधार पर जोखिमों और बाधाओं की प्रकृति एवं तीव्रता अलग अलग होती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालें तो 2 अरब महिलाओं लड़कियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे नगद लाभ, बेरोजगारी बीमा, पेंशन एवं स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं है। 30% से अधिक महिलाएं अभी भी मातृत्व लाभ के बिना बच्चे को जन्म दे रही हैं। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन व आर्थिक बाधाओं जैसे कारकों के कारण जेंडर विशेष जोखिम एवं सुविधाएं बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों में मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां, नीति एवं पहलों में लैंगिक अंतराल और पूर्वाग्रह को दूर करना चाहिए। लैंगिक रूप से संवेदनशील रोजगार नीतियां और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर करना चाहिए। अकस्मात और दीर्घकालिक संकट के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियां एवं पहलों को सक्षम बनाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार और आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाया गया कदम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 मनरेगा का, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, और है ई माइग्रेट पोर्टल। तो विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई माइग्रेट पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो है इसके बारे में जाने तो ये विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे भारतीय कामगारों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों को सूचना की उपलब्धता, दस्तावेजीकरण, हेल्पलाइन सहायता आदि सहित अलग अलग सेवा प्रदान करता है। इसमें 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन की सुविधा होगी। साथ ही इसके तहत दस्तावेज को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और अराजक के मामले में कागज रहित मंजूरी प्राप्त करने के लिए डिजी लॉकर को एकीकृत किया जाएगा। और यह विदेशी नियोक्ताओं, रोजगार दिलवाने और पंजीकृत एजेंटों और बीमा कंपनियों को एक साझा मंच लाता है और इसे सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। पीएम यशस्वी है। सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय ने पीएम यशस्वी वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप पुरस्कार योजना के पहल के प्रभाव को उल्लेख किया है। पीएम यशस्वी के बारे में जाने तो लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक सहायता को सुव्यवस्थित करना। एक अम्ब्रेला योजना, इसका उद्देश्य है पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विमुक्त जनजातियों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसमें डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का विलय किया गया है। इस योजना का तहत ईबीसी और डीएनटी समुदायों के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के फर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 2028 तक बढ़ाई है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मोट फर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। चावल के फोर्टिफिकेशन में फसाई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अमान्य चावल कस्टम मिल्ड राइस में फोर्टिफाइड चावल के दाने मिलाए जाते हैं। इन दानों में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। फोर्टिफाइड में चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन, खनिज तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे उनकी पोषण क्षमता में सुधार होता है और कुपोषण से निपटा जा सकता है। फोर्टिफाइड चावल के पहल के बारे में जाने तो पृष्ठभूमि 2022 शुरू की गई थी। इस योजना का 3 चरणीय रोल आउट मार्च 2024 सफलतापूर्वक हो गया और कुपोषण निपटना, फोर्टिफाइड एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने एक लागत प्रभावी तरीका है। अधिक पहुंच है। चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श साधन है, क्योंकि यह भारत की 65% आबादी का मुख्य भोजन है। पहल में योजनाएं हैं
जिसमें लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ हैं, पीएम पोषण है और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। वित्त पोषण है, पीएमजेकेवाई खाद्य सब्सिडी घटक के हिस्से के रूप में केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की पहल है। पीएमजीकेएवाई के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति माह 1 किलोग्राम दाल के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं चावल प्रदान किए जाते हैं। तो ये रहा सोसाइटी का पूरा चैप्टर। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बच्चे हैं वो कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।